मेरे भाई की दो शादियां हुई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हर बार दुल्हन सुहागरात की रात ही मर जाती थी। जब भाई की तीसरी शादी हुई तो सच्चाई जानने के लिए मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना और घूंघट ओढ़कर कमरे में बैठ गई। जैसे ही भाई कमरे में आया, मुझे जोर का झटका लगा कि मेरा नाम कुमुद है। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे तीन भाई थे, जिसमें से दो की शादी हो चुकी थी। आज मेरे तीसरे भाई की शादी का दिन था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बातें फिर से याद आ रही थी। उस दिन यही वक्त था जब भैया की दूसरी शादी हुई थी। हम सब लोग पॉपकॉर्न के मजे ले रहे थे कि भैया के कमरे से चीख की हल्की सी आवाज़ सुनने को मिली। और फिर सुबह जो हुआ, उसने हम सब घर वालों को दहला के रख दिया था। हमारी प्रिया भाभी, जिन्हें हम प्यार से शादी करके लाए थे, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। उनकी अचानक मौत पर सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारी रिश्तेदारी न होती तो शायद भाभी के माँ बाप हम लोग पर केस कर देते, क्योंकि भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी कि उनका चेहरा नीला पड़ा था और मुंह से झाग भी आ रहा था। लेकिन भैया पर कोई ऐसा इल्जाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ रहमदिल ही नहीं, बल्कि वो बहुत शरीफ इंसान थे। खैर, कुछ महीने भाभी का शोक मनाने के बाद हमने अपने भाई के लिए एक बार फिर लड़की तलाश करना शुरू कर दिया। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, ये लोग बहुत ही गरीब थे। तभी इन्होंने अपनी बेटी हमें दी थी। मेरी नई भाभी को जो भी देखता देखता ही रह जाता था। शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो प्रिया भाभी के साथ हुआ था उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मामला था। मगर हमें ये सब अभी तक मालूम नहीं हुआ था। खैर, भाभी के घर के लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्जाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता। आज शादी के दिन मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि शिल्पा भाभी के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी बाकी भाभीियों के साथ हुआ था। मैंने शिल्पा भाभी के साथ बातचीत की और फिर एक प्लान बनाया। मैंने जल्द ही भाभी के कपड़े पहन लिए ताकि मैं देख सकूं कि आखिर हकीकत क्या है। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं अपने भाई और अपने खानदान की इज्जत के लिए जान की बाजी खेल रही थी। मैंने कमरे के बाहर कैमरे लगा दिए थे और अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया था। लैपटॉप भी मेरी माँ के पास था। फिर माँ भाभी को लेकर अपने कमरे में आ गई और मैं इंतज़ार करने लगी। फिर जैसे ही रात के 11 बजे तो मैंने कैमरे में देखा कि भाई के कमरे की खिड़की के बाहर किसी का साया है। मेरी माँ भागकर कमरे की तरफ आ गई, क्योंकि उनका लैपटॉप भी कैमरे से कनेक्ट था। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई हमारा दुश्मन ही तो नहीं जो ये जुर्म करता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा। वो काले रंग के कपड़े में था और उसका कद काफ़ी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स कमरे तक आता, भाई कमरे में आ गया। मैं अभी घूंघट में ही थी। भैया को बोली, वो मुझे मारना चाहता है। मैं आवाज़ बदलकर कही जा रही थी ताकि भैया को कोई शक ना हो कि घूंघट में उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी बहन है। भाई मुझसे पूछने लगे, कहाँ है, कौन है, किसकी बात कर रही हो? मैंने कहा, वो अभी अंदर को ही आ रहा था। तब भाई ने फ़ोन से बड़े भाई को जगा दिया और कहा कि कमरे में कोई आ रहा है। हो सकता है कोई दिक्कत हो, इसलिए तुम लोग बाहर आकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो ही हम बाहर आएंगे। भाई और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए। सभी ने रोशनी करके देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने तो अपनी खुली आंखों से उस साए को हमारे कमरे की तरफ आते देखा था, मगर वो अचानक ही गुम हो गया। जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जो मैंने देखा था। खैर, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अभी भी घूंघट में ही थी कि माँ हमारे कमरे में आई और बोली, बेटी, हमने भी उस साए को देखा है। हो सकता है वो इंसान ना हो, वो कोई बुरी आत्मा हो। माँ ने भैया से कहा कि आज रात दुल्हन मेरे पास रहेगी। मैं दुल्हन बनी माँ के कमरे में आ गई। मेरी नई भाभी भी वहीं पर ही थी। माँ ने कहा, शायद भाई की किसी बुरी आत्मा से दुश्मनी हो, इसी वजह से भाई की दोनों बीवियों को मौत की घाट उतार दी गई हैं। तब माँ ने अपनी एक मुंह बोली बहन से बात की कि उनकी पहचान नामी बाबाओं से है। हमने उसी वक्त उनको कॉल भी किया और उनसे बात की। उसने उन बाबाओं के पास जाकर इस समस्या का हल पूछा तो उन लोगों ने रात को हवन कराने की सलाह दी। मगर दिक्कत ये थी कि माँ का ब्लड प्रेशर
अक्सर हाई रहता था। उन्हें सावधानियों की ज़रूरत थी। उनके लिए रात की नींद पूरी करना ज़रूरी था। ऐसे में सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गईं। बड़ी भाभी को विधवा हुए 7 साल हो गए थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। कोई भी उनके सामने उफ तक नहीं करता था। खानदान में उनकी इज्जत यूं थी जैसे किसी बड़े व्यक्ति की होती है। माँ ने बड़ी भाभी से कहा, सुधा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये हवन तुम कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शायद मेरी बेटी की शादी बच जाए। बड़ी भाभी ये काम करवाने के लिए राजी हो गई। मगर इस हवन के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल बात थी। पूरा दिन इसी ओहा-पोह में बीत गया। आज रात फिर से मैं भाभी की जगह दुल्हन बनकर उनके कमरे में बैठ गई। अब रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। मैंने देखा मेरा भाई अभी भी उतावला हो रहा था मेरा घूंघट उठाने के लिए, लेकिन मैं उनकी दुल्हन नहीं थी और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं सच में भाई ही अपनी दोनों बीवियों का कातिल तो नहीं, क्योंकि भाई की नजरें बार बार कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं घूंघट से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। आखिर में मुझे अपनी जान भी प्यारी थी, इसलिए मैं भाई यानी अपने दूल्हे से पानी पीने का बहाना बनाकर अपने कमरे से चुपके से निकली। दबे पांव मैं आगे बढ़ने लगी। मैं किचन में जाकर कुछ खाने की चीज लाना चाहती थी, मगर मुझे डर भी लग रहा था। जब मैं किचन से वापस चली तो उस वक्त मेरी रूह कांप कर रह गई जब मुझे लगा कि भैया के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। उसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और हाथ में कुछ टोकरी नुमा चीज थी। ये देखकर तो मेरे शरीर में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई थी। मैंने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं अगर यहीं पर चीख मारती या शोर मचाती तो वो शख्स पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो सकता है। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि भाभी का कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा ली और फिर धीरे से भाभी को जगाने की कोशिश करने लगी। मैंने कमरे की रोशनी नहीं जलाई थी कि कहीं बाहर बैठे शख्स को अंदाजा ना हो जाए कि घर वाले जाग गए हैं। उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर मैं टटोलने लगी, मगर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होंगी। शायद मेरी तरह उनका भी दिल घबरा रहा होगा। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फोन से अपने दूसरे भाई को फोन मिलाया, जो रात को अक्सर देर तक जागता रहता था। उसने फौरन ही फोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे सारी बातों से आगाह कर दिया। मेरी बात सुनकर उसने मुझे वहीं रहने को कहा और खुद अपने कमरे से बाहर निकल आया। 5 मिनट नहीं हुआ होगा कि घर में हर तरफ रोशनी हो गई। एक तेज आवाज के साथ मेरे भाई की आवाज आई, हिलना मत, जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। भाई की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ मेरा दूसरा भाई और भाभी खड़े थे। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर जो शख्स मौजूद था वो वहीं बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब डर गए थे। भगवान न करे ये अचानक मेरे भैया पर हमला न कर दे, मैंने सोचा। मगर हमारी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब वो शख्स वहीं पर सर झुकाए नीचे बैठ गया। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसका कपड़ा खींचा। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भैया ने चादर खींची, हम सबकी तो जैसे पांव तले जमीन निकल गई। वहां कोई और नहीं, बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी, आप यहाँ? भैया ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अपना ज़रूरी काम कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने बड़ी सी टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाह रही थी। रात के इस पहर दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा काम कर रही हो सुधा बहू? माँ ने पूछा। तो भाभी उस टोकरी को घबराई नजरों से देखने लगी। और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये कहकर माँ ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो भगवान की कृपा थी कि माँ बच गई, वरना उसमें एक जहरीला सांप मौजूद था और उस सांप का एक डंक इंसान की जान लेने के लिए काफी था। हे भगवान, ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? माँ ने भाभी पर बरसते हुए कहा। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था। उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। भाभी की आखिरी बात ने हम सबको चौंका के रख दिया था। माँ ने बड़ी भाभी से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हारे साथ कभी ज्यादती नहीं की। फिर भाभी ने चीखते हुए बताया कि उनको छोटे भाई से मोहब्बत हो गई थी
और वो किसी भी हाल में उनको पाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भाई की दोनों बीवियों को मार दिया था और अब की बार भी वो मौके की तलाश में थी। वो छोटे भाई को किसी भी हालत में और किसी और के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ ने उनसे सांप लेकर छोटे भाई से कह दिया कि इसे जाकर कहीं सुनसान जगह में छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को दे आओ। भाई ने माँ की बात मानते हुए अगले दिन उस सांप को सपेरे के पास पहुंचा दिया। बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से अब मिट चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे भैया को पाने के लिए वो इस हद तक गिर सकती हैं। हालांकि हम सब ने उन्हें इज्जत दी थी और अपने घर में प्यार से रखा था। उनकी विधवा हो जाने के बाद भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं किया, और अगर वो पहले ही बता देती कि वो भाई से शादी करना चाहती हैं तो शायद उनकी मोहब्बत कामयाब भी हो जाती। मगर उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था, और आप तो जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। मगर एक औरत होने के नाते माँ और हम सब ने उन पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने और कचहरी के चक्कर नहीं लगवाना चाहती थी। इसलिए माँ ने सुधा भाभी को हमारे गांव वाले घर में हमेशा के लिए भेज दिया। माँ कहती है उस औरत को ऊपर वाला उसके किए की सज़ा खुद ही देगा। हम उसके मामले में कुछ नहीं करेंगे। अब मेरे छोटे भैया प्रिया भाभी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।